अक्सर माना जाता है ना कि जो इंसान सबसे ज्यादा स्मार्ट है, जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, या जो शतरंज की चालें एकदम बेहतरीन तरीके से चल सकता है, सत्ता हमेशा उसी के हाथ में होती है। हाँ, बाहर से देखने में तो एकदम यही लगता है। बिल्कुल। लेकिन इतिहास और मनोविज्ञान के पन्ने अगर हम पलटें तो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। सच तो ये है कि सत्ता उसे नहीं मिलती जो सबसे होशियार है, बल्कि उसे मिलती है जो कभी धोखा नहीं देगा। एकदम सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव में हम डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति द्वारा साझा किए गए कुछ बेहद दिलचस्प विश्लेषणों और स्रोतों पर बात करने वाले हैं। और हमारा मिशन ये समझना है कि वैश्विक राजनीति के बड़े बड़े फैसलों से लेकर हमारे रोजमर्रा के समाज के माइंडसेट तक चीजें वैसी क्यों नहीं हैं जैसी वे बाहर से दिखती हैं। हाँ, और इस पूरी चर्चा की सबसे दिलचस्प बात यह है ना कि ये सिर्फ राजनेताओं, कूटनीति या देशों के बारे में नहीं है। तो फिर ये किस बारे में? अगर हम इसके एकदम मूल में जाएं, तो ये उस इंसानी फितरत की कहानी है जो डर, लालच, असुरक्षा और सत्ता की भूख से संचालित होती है। मतलब हम अक्सर न्यूज़ चैनल्स पर या सोशल मीडिया पर दुनिया में जो उथल-पुथल देखते हैं ना, हाँ, वो जो रोज का ड्रामा चलता रहता है। बिल्कुल, वो दरअसल हमारे अपने दिमाग के अंदर चल रहे मनोवैज्ञानिक संघर्षों का ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल रूप है। मैं तो यही मानती हूँ। ये बहुत गहरा थॉट है यार। तो चलिए सबसे पहले सत्ता के उस असली चरित्र की ही बात करते हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। इसे समझने के लिए हमारे स्रोतों में एक बहुत ही शानदार तुलना की गई है, मुंबई और दिल्ली के बीच की। हाँ, ये एनालॉजी मुझे बहुत सटीक लगी। है ना? देखिए, मुंबई एक वित्तीय और कॉस्मोपॉलिटन राजधानी है जहां फोकस प्रोफेशनलिज्म, काम और प्राइवेसी पर होता है। लेकिन दिल्ली का मिजाज एकदम अलग है। दिल्ली हमेशा से एग्रेशन, सत्ता और राजनीति का केंद्र रही है। मैं सोच रहा था ऐसा है क्यों? इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक यानी जनसांख्यिकी और ऐतिहासिक कारण है। अगर मुंबई को देखें तो वो एक प्रेसिडेंसी शहर के रूप में उभरा। समुद्री व्यापार था तो दुनिया भर से लोग वहां आए। तो वहां एक बिजनेस और कॉस्मोपॉलिटन कल्चर डेवलप हो गया। बिल्कुल, लेकिन दिल्ली का इतिहास अलग है। दिल्ली हमेशा से जाट, राजपूत, गुर्जर और सिख जैसे बेहद शक्तिशाली और ऐतिहासिक रूप से प्रभावशाली समुदायों से घिरी रही है। अच्छा, तो इन समुदायों का प्रभाव है? हाँ, इन समुदायों की जो संस्कृति हजारों सालों में विकसित हुई, जिसमें जमीन, ताकत और वर्चस्व का महत्व बहुत ज्यादा है, उसका सीधा प्रभाव दिल्ली की हवा और वहां की सत्ता पर दिखता है। मतलब अगर अनफिल्टर्ड सत्ता का खेल देखना है तो दिल्ली जाना पड़ेगा। एकदम। इसलिए अगर किसी को सत्ता का असली खेल देखना है तो उसे दिल्ली के गलियारों को समझना ही पड़ता है। ये तो हुई माहौल की बात, लेकिन यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है वो है टैलेंट बनाम ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि मेरिटोक्रेसी ही सब कुछ है, जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड होगा वही लीडर बनेगा। लेकिन यहाँ विश्लेषण हमें बताता है कि सत्ता के टॉप लेवल पर एबिलिटी या क्षमता से कहीं ज्यादा भरोसे की कीमत होती है। ये किसी भी संगठन, कॉरपोरेट या राजनीतिक दल का सबसे कड़वा लेकिन अटल सच है। मैं आपको बता रही हूँ, देखिए, क्षमता के बिना तो आप गेम में एंट्री ही नहीं ले सकते। वो तो एक बेसिक फिल्टर है। हाँ, टैलेंट नहीं होगा तो दरवाजा ही नहीं खुलेगा। बिल्कुल, लेकिन जब बात सत्ता सौंपने या पावर डेलीगेट करने की आती है ना, तो सुप्रीम लीडर हमेशा ये सोचता है कि क्या ये इंसान मौका मिलने पर मुझे ही तो नहीं हटा देगा। अरे बाप रे, मतलब इनसिक्योरिटी। हाँ, इसीलिए भरोसा हमेशा टैलेंट को पछाड़ देता है। हमारे स्रोतों में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बहुत सटीक उदाहरण दिया गया है। वो तो निस्संदेह भारत के सबसे पढ़े लिखे और विद्वान प्रधानमंत्रियों में से एक थे। एकदम, लेकिन उनका प्रधानमंत्री बनना महज उनकी आर्थिक समझ का परिणाम नहीं था। ये इस बात का परिणाम था कि सत्ता के शीर्ष पर जो लोग बैठे थे उनका डॉक्टर सिंह पर अटूट भरोसा था। उन्हें पक्का पता था कि ये व्यक्ति कभी धोखा नहीं देगा। तो लॉयल्टी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन बन गई। हाँ, इतिहास में भी जाएं तो अकबर के शुरुआती दौर में बैरम खां का रोल बिल्कुल ऐसा ही था। जब तक अकबर बड़े नहीं हुए, मुगल सल्तनत की असली सत्ता एक बेहद लॉयल और भरोसेमंद व्यक्ति के हाथ में ही थी। यहाँ मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है। हाँ, पूछिए। ये जो भरोसे और क्रेडिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, क्या आज के डिजिटल युग में ये बदल नहीं गया है? मेरा मतलब है आज के सोशल मीडिया के दौर में जिसके पास करोड़ों फॉलोअर्स हैं, जो रोज वायरल हो रहा है, क्या वही सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं है? क्या आज फेम ही सत्ता नहीं है?
ये आज के समय का सबसे बड़ा और आम भ्रम है। फेम और पावर, यानी प्रसिद्धि और सत्ता, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। अच्छा, पर फॉलोअर्स तो पावर देते हैं ना। सोशल मीडिया की प्रसिद्धि सत्ता का एक छोटा सा हिस्सा हो सकती है, लेकिन ये अपने आप में सत्ता नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति इंस्टाग्राम पर रोज नए और अजीबोगरीब कपड़े पहनकर रील बनाता है। हाँ, ऐसे तो बहुत लोग हैं। करोड़ों लोग उसे देखेंगे, उस पर हंसेंगे, उसे शेयर भी करेंगे। मतलब उसके पास अटेंशन है। लेकिन कल को अगर वो व्यक्ति कोई गंभीर राजनीतिक बात कहे, तो क्या वो करोड़ों लोग उसकी बात मानकर अपना वोटिंग पैटर्न बदल देंगे? बिल्कुल नहीं, लोग तो उसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं। सटीक। यहाँ तक कि एक बहुत मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन भी तब तक समाज पर कोई गहरा प्रभाव नहीं डाल सकता जब तक कि उसकी बातों में कोई सामाजिक या राजनीतिक गहराई ना हो। तो मतलब सिर्फ शोर मचाने से काम नहीं चलता। एकदम नहीं। असली सत्ता और प्रभाव के लिए वैचारिक गहराई और क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता चाहिए। जब जनता को ये यकीन होता है कि ये फला व्यक्ति समझदार है, लॉजिकल है और ये किसी के दबाव में या पैसे के लालच में नहीं बोल रहा, तब जाकर उसकी बातों से समाज के ओपिनियन बदलते हैं। ठीक है, अगर ये मान लें कि सत्ता क्रेडिबिलिटी से मिलती है, तो सवाल ये उठता है कि नेता इस क्रेडिबिलिटी का इस्तेमाल करके जनता को अपनी ओर खींचते कैसे हैं? और उसका जवाब बहुत डरावना है। हाँ, स्रोतों में इसका जो जवाब दिया गया वो सच में थोड़ा हिला देने वाला है। वो हथियार है डर। हाँ, और ये कोई हवाई बात नहीं है। ये पूरी तरह से न्यूरोसाइंस पर हमारे मस्तिष्क की बनावट पर आधारित है। अच्छा, न्यूरोसाइंस कैसे? हमारे दिमाग में मुख्य रूप से दो हिस्से इस प्रोसेस में काम करते हैं। पहला है लिम्बिक सिस्टम, जो हमारी भावनाओं, खासकर डर और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करता है। और दूसरा है फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे लॉजिक, तर्क और सोचने समझने की क्षमता को संभालता है। इंसानी इवोल्यूशन ऐसा हुआ है कि किसी भी स्थिति में हमारा लिम्बिक सिस्टम पहले एक्टिव होता है और फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत बाद में अपना काम शुरू करता है। इसको समझने के लिए क्या हम कह सकते हैं कि हमारा दिमाग एक नाइट क्लब की तरह है? नाइट क्लब? कैसे? मतलब लिम्बिक सिस्टम उस नाइट क्लब का एक बहुत ही एग्रेसिव बाउंसर है, जो खतरे की भनक लगते ही बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देता है। और फ्रंटल कॉर्टेक्स उस क्लब का मैनेजर है, जो वीआईपी लिस्ट चेक करना चाहता है और तार्किक बात करना चाहता है, लेकिन बाउंसर हमेशा पहले ही एक्शन ले लेता है। अरे वाह, ये बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। बाउंसर मैनेजर की सुनता ही नहीं है जब तक कि उसे लगता है कि खतरा टल नहीं गया। तो नेता इसी बाउंसर से बात करते हैं। बिल्कुल। इसीलिए मार्केटिंग और राजनीति का पहला और सबसे अचूक उसूल यही है, जनता के बाउंसर को डराओ, यानी लिम्बिक सिस्टम को ट्रिगर करो और फिर सॉल्यूशन या समाधान दो। ये तो एकदम उस बेईमान डॉक्टर वाली बात हो गई ना, जो पहले यकीन दिलाता है कि आपको एक बहुत ही भयंकर और जानलेवा बीमारी है। हाँ, एकदम वही। और जब आप पसीने से तरबतर हो जाते हैं, तब वो अपनी ही महंगी दवा आपको बेचकर आपका मसीहा बन जाता है। हाँ। स्रोतों में एक इंश्योरेंस कंपनी के विज्ञापन का भी जिक्र है। हाँ, वो एड जिसमें पत्नी रो रही होती है। हाँ, जहाँ एक पत्नी अपने मृत पति को देखकर बुरी तरह रो रही है और डर जाती है। वो विज्ञापन लॉजिक नहीं बेच रहा है कि टैक्स बचेगा या रिटर्न अच्छा मिलेगा। वो सीधा डर बेच रहा है कि कल को अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। एकदम सही। और दुनिया भर की राजनीतिक पार्टियां भी ठीक इसी मॉडल पे काम करती हैं। वो कैसे? देखिए, एक पार्टी बहुसंख्यकों के पास जाएगी और उन्हें डराएगी कि तुम्हारी हजारों साल पुरानी संस्कृति खतरे में है, बाहरी लोग इसे खत्म कर देंगे और सिर्फ हम ही तुम्हें बचा सकते हैं। और दूसरी तरफ कोई अन्य पार्टी अल्पसंख्यकों के पास जाएगी और उन्हें डराएगी कि बहुसंख्यक तुम्हें कुचल देंगे, तुम्हारा अस्तित्व खतरे में है, इसलिए हमें वोट दो। तो दोनों तरफ से बस डर का खेल है। हाँ, और जब दोनों में से कोई सत्ता में आता है तो वे कुछ ऐसे प्रतीकात्मक कदम उठाते हैं जिससे उस डरे हुए समुदाय को लगे कि उनका फैसला सही था। इसे मनोविज्ञान में इमोटिव क्रेडिबिलिटी कहते हैं। मतलब ये लॉजिक से नहीं बल्कि भावनाओं के स्तर पर जीता गया भरोसा है। एकदम सही पकड़े हैं आप। लेकिन एक बात बताइए, इसी मनोविज्ञान से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है, नेताओं का कभी माफी न मांगना। हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता वैचारिक मुद्दों पर चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाए, कभी पीछे नहीं हटते, कभी माफी नहीं मांगते। क्या ये सिर्फ उनका अहंकार है? नहीं, मैं आपको बताऊं, ये कोई भूल या महज अहंकार नहीं है। ये एक बहुत ही सोची समझी गहरी रणनीति है। वो कैसे? ट्रंप एक खास तरह की अल्फा मेल या दबंग विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं।
उनका जो कोर वोटर बेस है ना, वो दुनिया की जटिलताओं से डरा हुआ है और उन्हें ऐसा नेता चाहिए जो मजबूत दिखे, जो किसी से न डरे। अच्छा, तो अगर वो माफी मांग लेंगे तो कमजोर दिखेंगे? बिल्कुल। अगर ट्रंप अपनी किसी कोर आइडियोलॉजी को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेंगे तो उनका वोटर बेस ये नहीं सोचेगा कि ट्रंप विनम्र हैं, वे सोचेंगे कि ट्रंप कमजोर पड़ गए, उनका भरोसा टूट जाएगा। तो ये उनके वोटर बेस की मांग है? हाँ, इसके ठीक विपरीत अगर हम बराक ओबामा जैसे नेता को देखें तो उनका वोटर बेस अलग है। ओबामा के समर्थक उनसे एक तार्किकता और अकाउंटेबिलिटी की उम्मीद करते हैं। तो अगर ओबामा गलती मानते हैं तो उनके वोटर बेस में उनकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाती है। दिलचस्प। स्रोतों में अमेरिका में हुई एक रिसर्च का भी जिक्र है जो बताती है कि आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का सीधा संबंध हमारे वोटिंग पैटर्न से होता है। हाँ, वो बहुत ही शॉकिंग रिसर्च थी। कि एक खास आईक्यू रेंज के लोग रिपब्लिकन पार्टी को चुनते हैं और दूसरे आईक्यू रेंज वाले डेमोक्रेट्स को। ये साबित करता है कि राजनीति कोई बाहरी चीज नहीं है, ये सीधे तौर पर हमारे दिमाग की वायरिंग से जुड़ी है। एकदम, राजनीति हमारे दिमाग का ही एक्सटेंशन है। खैर, अगर डर और भावनाओं से घरेलू राजनीति इतनी गहराई से संचालित होती है तो इसका असर वैश्विक स्तर पर यानी ग्लोबल ऑर्डर पर क्या होता है? क्योंकि जब देश आपस में टकराते हैं तो दांव पर बहुत कुछ होता है। यहीं पर चीजें सबसे ज्यादा क्रिटिकल हो जाती हैं। आपको याद होगा, सोवियत संघ के पतन के बाद फ्रांसिस फुकुयामा नाम के एक बड़े विचारक ने एंड ऑफ हिस्ट्री का सिद्धांत दिया था। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। उनका मानना था कि अब दुनिया में वैचारिक लड़ाइयां खत्म हो गई हैं और लिबरल डेमोक्रेसी यानी उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी ही मानव इतिहास का अंतिम सत्य है। अब सब शांति से रहेंगे। लेकिन ये सिद्धांत तो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया ना? बिल्कुल। सैमुअल पी हंटिंगटन का क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का सिद्धांत आज कहीं ज्यादा सच साबित हो रहा है। मतलब अब सभ्यताओं की लड़ाई है। हाँ, आज दुनिया में लड़ाई सिर्फ समाजवाद बनाम पूंजीवाद की नहीं रह गई है। आज लड़ाई सभ्यताओं और धर्मों की है। दुनिया भर में ये डर बढ़ता जा रहा है कि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को निगल जाएगी और इसी सामूहिक डर से दुनिया भर में राइट विंग या दक्षिणपंथी राजनीति तेजी से मजबूत हो रही है। और मुझे लगता है इस पूरी आग में घी डालने का काम किया है सोशल मीडिया ने। हमने हाल ही में देखा है कि कैसे नेपाल और बांग्लादेश जैसे छोटे देशों में महज कुछ हफ्तों के भीतर सरकारें पलट गई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि छोटे देशों में अक्सर लोकतांत्रिक संस्थाएं बहुत मजबूत नहीं होती। वहां सोशल मीडिया के कारण भीड़ का मनोविज्ञान या मॉब साइकोलॉजी बहुत तेजी से हावी हो जाती है। और भीड़ का तो कोई लॉजिक होता नहीं है। एकदम, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, कोई फ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं होता। भीड़ के मनोविज्ञान में एक खतरनाक पैटर्न ये है कि जो लोग बुरे या उग्र होते हैं वे बहुत मुखर होते हैं, वे लगातार चिल्लाते हैं। और शरीफ लोग? जो शरीफ और तार्किक लोग होते हैं वो चुप रहते हैं। और मैं बताऊं, ये शरीफों की चुप्पी पूरे देश के लिए बहुत खतरनाक हो जाती है। जब इस उन्मादी भीड़ के पास अचानक सत्ता आ जाती है और उन्हें पता नहीं होता कि उस सत्ता का रचनात्मक इस्तेमाल कैसे करना है, तो वे सिर्फ तबाही मचाते हैं। ये तो सच में डराने वाला है। ये तो छोटे देशों की बात हुई, लेकिन अगर हम बड़े देशों की बात करें तो पिछले 100 सालों से अमेरिका पूरी दुनिया का निर्विवाद बॉस रहा है। हाँ, ग्लोबल सुपर पावर। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चीन उसे कड़ी चुनौती दे रहा है। स्रोतों में 1920 के दशक की येलो पेरिल थ्योरी का भी जिक्र है। ये क्या है? येलो पेरिल ना मूल रूप से पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका में ये नस्लीय और सांस्कृतिक डर था कि पूर्वी एशिया के लोग, मुख्यतः चीनी, उनकी सभ्यता के लिए खतरा हैं। अच्छा, ये 1920 से चल रहा है? हाँ, 1920s के दशक में रिचर्ड लैपियर नाम के एक समाजशास्त्री ने अमेरिका में एक लंबी स्टडी की थी। उस स्टडी ने साबित किया था कि अमेरिकियों के अवचेतन मन में चीनी लोगों को लेकर एक बहुत गहरा पूर्वाग्रह और खौफ बसा हुआ है। मतलब ये सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है? एकदम नहीं। ये डर सिर्फ अर्थव्यवस्था का नहीं था, ये एक स्थापित सुपर पावर का, एक उभरती हुई अलग सभ्यता से लगने वाला डर था। और आज एक सदी बाद जब चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्वांटम चिप्स में तेजी से अमेरिका को पछाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो अमेरिका के अंदर का वो पुराना मनोवैज्ञानिक डर फिर से सतह पर आ गया है। तो अगर अमेरिका और चीन में वर्चस्व की जंग है और बीच में रूस और भारत जैसे बड़े देश भी हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि ये सब मिलकर शांति से काम करें? अगर हम चाणक्य नीति के चश्मे से देखें तो ये लगभग नामुमकिन है। क्यों? चाणक्य ने बहुत स्पष्ट कहा था कि पड़ोसी देश हमेशा एक स्वाभाविक शत्रु होता है और पड़ोसी का पड़ोसी स्वाभाविक मित्र।
इसलिए भारत चीन या चीन रूस की लंबी, बिना किसी शर्त वाली और स्थायी दोस्ती एक भ्रम है। हर देश के नेता का अपना अहंकार होता है और हर सभ्यता का अपना एक गहरा स्वाभिमान। ये सब सुन के थोड़ा निराशाजनक लगता है यार। जब देशों के बीच ये तकनीकी और सत्ता की अंधी दौड़ चल रही है, तो भविष्य में इंसानियत के सामने सबसे बड़ा खतरा क्या है? क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी है, हमारा लालच है, या कुछ और? देखिए, टेक्नोलॉजी या एआई अपने आप में बुरी नहीं है। खतरा इस बात में है कि वो तकनीक किसके हाथ में है और वो समाज के ढांचे को कैसे तोड़ती है। मतलब कैसे तोड़ेगी? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण आने वाले 15-20 साल पूरी दुनिया के लिए बहुत भारी उथल-पुथल वाले होंगे। एआई इतने करोड़ों जॉब्स खा जाएगा कि सरकारों को मजबूर होकर यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई देनी पड़ेगी। मतलब हर नागरिक को बैठे बिठाए एक तय रकम मिलेगी। हाँ, ताकि लोग भूख से न मरे और इकोनॉमी चलती रहे। लेकिन यही सबसे बड़ा कैच है। असली खतरा लोगों के भूखे मरने का नहीं है, असली खतरा खालीपन का है। खालीपन? थोड़ा रुकी। अगर किसी को बैठे बिठाए हर महीने इतने पैसे मिल जाएं कि उसे तामीना करना पड़े, तो वो तो खुश होगा ना? इसमें खतरा कैसा? शुरुआत में ये एकदम यूटोपिया या स्वर्ग जैसा लगेगा, लेकिन मानव विज्ञान कुछ और कहता है। काम इंसान को इंसान बनाता है। अच्छा। कार्ल मार्क्स के नजरिए से अगर हम इसे समझें, तो जब इंसान कोई रचनात्मक काम करता है, अपने हाथों से कुछ बनाता है या समाज में कोई योगदान देता है, तो उसे एक गहरी सार्थकता महसूस होती है। मतलब एक पर्पस मिलता है। बिल्कुल। बायोलॉजिकल भाषा में कहें तो दिमाग में सेरोटोनिन रिलीज होता है। इंसान की खुशी और उसके अस्तित्व का 90% हिस्सा इसी पर्पस या उद्देश्य से आता है। अब सोचिए, जब लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही होंगी, लेकिन सुबह उठकर उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होगा, तो कोई मकसद नहीं होगा। हाँ, तो क्या होगा? वही पुरानी कहावत, खाली दिमाग शैतान का घर। ओह, मतलब जब करोड़ों लोगों के पास कोई मकसद नहीं होगा, तो वे डिप्रेशन, बोरियत और फ्रस्ट्रेशन का शिकार होंगे। एकदम। और फिर वे किसी भी कट्टरपंथी विचारधारा की तरफ आसानी से मुड़ जाएंगे, क्योंकि वो उन्हें एक नकली मकसद देगी। बिल्कुल, लोग खालीपन मिटाने के लिए ज्यादा हिंसक और कट्टरपंथी हो जाएंगे। और अब इस स्थिति को हथियारों की ताकत से जोड़कर देखिए। न्यूक्लियर हथियारों के साथ? हाँ, आज अमेरिका और रूस के पास मिलाकर लगभग 5000 परमाणु बम है। दुनिया को कई बार खाक करने के लिए काफी हैं। अभी तक दुनिया इसलिए बची हुई है क्योंकि इन हथियारों का कंट्रोल अपेक्षाकृत समझदार और तार्किक लोगों के हाथ में रहा है। लेकिन अगर ये खालीपन से उपजे कट्टरपंथी लोग सत्ता में आ गए, तब क्या होगा? वही सबसे बड़ा डर है, क्योंकि दो लॉजिकल लोगों के बीच मतभेद हो सकता है, लेकिन बातचीत भी हो सकती है। पर दो कट्टरपंथियों के बीच कोई संवाद नहीं होता, वहां सिर्फ अंधा यकीन और शक होता है। ये तो बहुत खतरनाक है। और इससे भी एक कदम आगे का खतरा है, बायो वेपन्स यानी जैविक हथियार। हाँ, कोविड-19 ने हमें इसकी एक छोटी सी झलक तो दिखाई दी है। सोचिए, अगर कोविड-19 महज प्रकृति का एक म्यूटेशन या एक छोटा प्रयोग था, तो कल्पना की जा सकती है कि कोई लैब में एक ऐसा वायरस बना दे जिसका इंक्यूबेशन पीरियड लंबा हो और लक्षण दिखते इंसान सिर्फ 24 घंटे में मर जाए। हाँ, और उस वायरस की वैक्सीन बनाने में दुनिया को 1 साल लग जाए। ये तो रोंगटे खड़े करने वाला है। मतलब बिना एक भी गोली चलाए, बिना कोई धमाका किए, पूरे की पूरी सभ्यताएं चुपचाप खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। और इसीलिए तकनीक जब बिना मकसद वाले, बोरियत के शिकार और कट्टापंथी से भरे इंसानी दिमाग के हाथ में जाती है, तब वो सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। यार, ये सब सुनकर तो सच में डर लगता है। खैर, दुनिया के इन बड़े बड़े खतरों और सत्ता के ग्लोबल खेलों को समझने के बाद अब ये देखना जरूरी है कि हमारा अपना भारत कहाँ खड़ा है। हाँ, डोमेस्टिक लेवल पर समझना जरूरी है। इन स्रोतों में भारतीय समाज के मनोविज्ञान को लेकर भी कुछ बहुत ही तीखी और गहरी बातें कही गई हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, वो है भारतीयों का नियम तोड़ने में मजा आना। मतलब हम ऐसे क्यों हैं? ये ना हमारी एक बहुत ही गहरी और पुरानी सामंती या जमींदारी मानसिकता का नतीजा है। हम एक ऐसे समाज से आते हैं जहां हजारों सालों से ये माना गया कि शक्तिशाली होने का मतलब ही ये है कि नियम आप पर लागू नहीं होते। मतलब नियम तो आम जनता के लिए हैं। हाँ, इसलिए आज भी लोग ये दिखाने में गर्व महसूस करते हैं कि मैं कानून से बड़ा हूँ। हाँ, हम चौराहों पर लाल बत्ती इसलिए नहीं तोड़ते कि हमें सच में बहुत जल्दी है या कोई इमरजेंसी है। हम इसलिए तोड़ते हैं कि अगल बगल खड़े लोगों को ये साबित कर सकें कि देखो, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मेरा रसूख है। एकदम सही।
समाज में जो बाहुबली नेताओं की पूजा होती है, जो क्राइम थ्रिलर्स में डॉन को हीरो बनाया जाता है, वो भी इसी जमींदारी माइंडसेट का ही एक रूप है ना। बिल्कुल। और इसके साथ ही हमारे समाज का एक और बहुत बड़ा विरोधाभास है, अमीरों या वेल्थ क्रिएटर्स से नफरत। ये सच में बहुत अजीब है। मतलब हम एक तरफ तो अपने देश में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यूनिकॉर्न बने, हाँ। और दूसरी तरफ जो लोग बहुत पैसा कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, उन्हें हम शक, लालच और नफरत की नजरों से देखते हैं। ये दोगलापन कहां से आता है? इसका सीधा जवाब भारत की पारंपरिक वर्ण व्यवस्था और हजारों साल की कंडीशनिंग में छुपा है। अगर आप अमेरिका को देखें तो वो एक नया समाज है जिसे उद्यमियों और रिस्क लेने वालों ने बसाया था। अमेरिकन ड्रीम वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, वहाँ अमेरिकन ड्रीम का मतलब ही है जीरो से मिलियनेयर बनना। वहाँ पूंजीपतियों का सम्मान है, इसीलिए वहाँ ट्रंप जैसा एक हार्डकोर बिजनेसमैन आसानी से राष्ट्रपति बन सकता है और लोग उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में पारंपरिक रूप से समाज के ढांचे में ज्ञान, जिससे ब्राह्मण वर्ग से जोड़ा गया, और शक्ति या सुरक्षा, जिसे क्षत्रिय वर्ग से जोड़ा गया, इन दोनों को हमेशा पैसा कमाने यानी वैश्य वर्ग से ऊपर रखा गया। पैसे को कभी वो सम्मान मिला ही नहीं। बिल्कुल, पैसे को कभी वो सामाजिक सम्मान नहीं मिला जो ज्ञान या सत्ता को मिला। इसी हजारों साल की ऐतिहासिक मूल्य प्रणाली के कारण भारत में आज भी अंबानी या अडानी जैसे उद्योगपतियों का प्रधानमंत्री बनना लगभग नामुमकिन माना जाता है। हाँ, हमारी जनता के अवचेतन मन में आज भी उस नेता के लिए ज्यादा सम्मान है जो फकीर होने का दावा करे, एकदम, जिसका पैसे से कोई मोह न दिखे, जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया हो। ये बहुत ही गहरी बात है, लेकिन इसी मूल्य प्रणाली का एक बहुत ही दुखद और उल्टा परिणाम हमारे शिक्षण पेशे यानी टीचिंग प्रोफेशन पर भी दिखता है। वो कैसे? आप कह रही हैं कि हमने ज्ञान को सबसे ऊपर रखा, तो फिर आज एक शिक्षक की वो स्थिति क्यों नहीं है जो होनी चाहिए? आज हर युवा आईएएस क्यों बनना चाहता है, टीचर क्यों नहीं? और यही हमारे आज की सिस्टम की सबसे बड़ी त्रासदी है। सिद्धांत रूप में हम कहते हैं कि गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। आज एक आईएएस अधिकारी को सत्ता, लाल बत्ती वाली गाड़ी, शानदार बंगला और बेतहाशा सामाजिक रसूख मिलता है। दूसरी ओर एक शिक्षक को बहुत ही साधारण वेतन मिलता है, उसकी चुनाव में या जनगणना में ड्यूटी लगा दी जाती है और समाज में उसे वो पावर या सम्मान नहीं मिलता। ये तो है। जब तक समाज में शिक्षक को एक ब्यूरोक्रेट से ज्यादा या उसके बराबर सम्मान और सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तब तक बेहतरीन दिमाग और टैलेंटेड युवा टीचिंग को अपना करियर नहीं बनाएंगे। और जाहिर है, बिना बेहतरीन शिक्षकों के कोई भी देश अपना भविष्य नहीं सुधार सकता। सही बात है। इस पूरी विस्तृत और सच कहूं तो थोड़ी आंखें खोलने वाली चर्चा के बाद अगर हम इन सभी स्रोतों को एक जगह रखकर देखें, तो भारत के भविष्य को लेकर दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उभर कर आती हैं। डर और उम्मीद की बातें। हाँ, हमारा सबसे बड़ा डर और हमारी सबसे बड़ी उम्मीद। तो इस विश्लेषण के अनुसार भारत के लिए आज सबसे बड़ा डर ये है कि हमारे समाज में साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण लगातार कम हो रहा है। मतलब वो छद्म विज्ञान वाली बातें। हाँ, सोशल मीडिया ने अंधविश्वास, अतार्किक बातों और छद्म विज्ञान को फैलाने वालों को एक बहुत बड़ा मंच दे दिया है। स्थिति ये है कि आज वैज्ञानिक तथ्यों और लॉजिक की बात करना खतरे का काम बन गया है। मतलब लोग ट्रोल हो जाते हैं। इतिहास गवाह है कि जिन जिन देशों या सभ्यताओं ने विज्ञान, प्रयोग और तार्किकता को छोड़कर कट्टर धार्मिक मान्यताओं को समाज के केंद्र में रखा, उनका हमेशा पतन हुआ है। अगर हम इस रास्ते पर चलते रहे तो ये हमारे लिए आत्मघाती होगा। लेकिन राहत की बात यह है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी उम्मीद भी है, और वो उम्मीद है भारत की शॉक एब्जॉर्बिंग क्षमता। हम एक ऐसा समाज है जो बड़े से बड़े झटके सहकर फिर से खड़े होने की ताकत रखता है। और उससे भी बड़ी और ठोस उम्मीद है भारत के आम माता पिता। वो कैसे? आज आप भारत के किसी भी छोटे शहर, कस्बे या गांव में चले जाइए, हर माता पिता अपना पेट काटकर भी अपने बच्चों को बेहतरीन अंग्रेजी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। वे उन्हें लॉजिक और मॉडर्न एजुकेशन देना चाहते हैं। ये तो मैंने भी देखा है। और मनोविज्ञान कहता है कि जब एक पूरी की पूरी पीढ़ी 12-13 साल तक लगातार अच्छी तार्किक शिक्षा प्राप्त कर लेती है, तो उस पीढ़ी का अंधविश्वास या कट्टरपंथ के नाम पर ब्रेन वॉश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही एजुकेशन, यही माता पिता की मेहनत हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। ये जर्नी रही इस चर्चा की। लेकिन इस पूरी यात्रा के बाद
एक ऐसा सवाल उभरता है जो शायद रातों की नींद उड़ा दे। जरा सोचने वाली बात है, अगर आने वाले कल में एआई हमारे सारे काम ले ले और यूनिवर्सल बेसिक इनकम हमारी सारी ज़रूरतें पूरी कर दे, तो क्या मानव जाति इस खालीपन में अपनी रचनात्मकता और कला की नई ऊंचाइयों को छुएगी? या फिर काम और मकसद के अभाव में क्या हम उसी खालीपन के शिकार होकर आपस में लड़ते हुए अपनी ही बनाई इस दुनिया को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे? ये वाकई सोचने वाला विषय है।